अपनी बहन मुस्कान की जगह मंडप में बैठी पिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन घूंघट की वजह से कोई उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। घबराहट की वजह से उसके हाथ कांपने लगे थे। वो अपनी ही सोच में थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकती। जब इन्हें पता चलेगा कि जिस लड़की से वो शादी के सपने देख रहे थे, आज उस लड़की की जगह उनके साथ मंडप में उसकी बहन बैठी हुई है, तब पता नहीं ये क्या करेंगे। जिस लड़के के बारे में पिया सोच रही है वो है आरव कपूर। आरव कपूर AK इंडस्ट्रीज, इंडिया की टॉप 1 कंपनी, उसके मालिक का सबसे बड़ा बेटा और कंपनी का CEO आरव कपूर की शादी बिजनेसमैन मनीष अग्रवाल जी की इकलौती बेटी मुस्कान अग्रवाल के साथ तय हुई थी। भले ही ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन आरव पूरे दिल से मुस्कान को चाहने लगा था और इस शादी से बहुत खुश था। दूल्हे के कपड़ों में मंडप में बैठा आरव इतना हैंडसम लग रहा था कि शादी में आई हुई सारी लड़कियां उसे देख अपना दिल हार चुकी थी। लेकिन आरव तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और बहुत खुश लग रहा था, इस बात से बेखबर कि उसके साथ मंडप में उसकी मंगेतर नहीं, कोई अनजान लड़की बैठी है। क्या होगा जब आरव को पता चलेगा कि उसके साथ मंडप में उसका प्यार नहीं बल्कि कोई और लड़की बैठी है जिससे उसकी शादी हो रही है। पिया कोई अनजान लड़की नहीं थी, वो मनीष अग्रवाल जी के बड़े भाई संजय अग्रवाल जी की बेटी थी। लेकिन जब मुस्कान 15 साल की थी तब संजय जी और उनकी पत्नी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब से पिया बहुत अकेली पड़ गई थी और ज़्यादातर हॉस्टल में रहने लगी थी। वो बहुत कम ही घर आती थी क्योंकि अब उसे उसके घर में अपनापन महसूस नहीं होता था। मुस्कान और उसकी माँ कविता जी तो वैसे भी मुस्कान को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और उसके माता पिता के जाने के बाद तो जैसे वो पिया से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। लेकिन मनीष जी पिया से बहुत प्यार करते थे। संजय जी के जाने के बाद उन्होंने पिया का पूरा ख्याल रखा, जैसे मुस्कान को प्यार करते थे बस वैसे ही। लेकिन फिर भी वो पिया का अकेलापन दूर नहीं कर पाए। जब मुस्कान की शादी आरव के साथ तय हुई तब भी वो यहाँ नहीं थी। इसी वजह से आरव और पिया एक दूसरे से एकदम अनजान थे। पिया आरव के परिवार वालों से 1-2 बार मिली थी। जब वो घर आए थे सब लोग इस शादी से बहुत खुश थे और शादी की तैयारियों में लगे थे। लेकिन मुस्कान के मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी के दिन मनीष जी और कविता जी बहुत परेशान से मुस्कान के कमरे में बैठे थे। मुस्कान वहाँ नहीं थी। उसके शादी के जोड़े के पास बस एक चिट्ठी मिली थी। उसमें लिखा था कि मम्मी पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए और कोई रास्ता नहीं था। अब मैं जा रही हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझसे और ड्रामा नहीं होता है। अगर आप लोग पहले ही मेरी बात मान लेते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। हो सके तो माफ़ कर देना। मुस्कान की चिट्ठी पढ़ के मनीष जी के पैरों से मानो ज़मीन खिसक गई। वो अपना सर पकड़े वहीं बैठ गए। जब कविता जी ने ये सुनी तो वो भी परेशान हो गई। आखिर क्यों ना हो, इतना बड़ा नाम और इज्जत थी उनकी समाज में, लेकिन आज उनकी बेटी की वजह से सब डूबने वाला था। बारात आ चुकी थी। मनीष जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको सच कैसे बताए। उन्हें सबसे पहले अविनाश जी और राधा जी से बात करना ठीक लगा। अविनाश कपूर आरव के पापा और राधा कपूर आरव की माँ। मनीष जी ने हिम्मत करके अविनाश जी को फ़ोन किया और कमरे में बुलाया। जब अविनाश जी और राधा जी कमरे में आई तो उन्हें परेशान देख पूछा, क्या हो गया अग्रवाल साहब, आज हमारे बच्चों की शादी है, इतना खुशी का दिन है और आप यहाँ कमरे में बैठे परेशान हैं, ऐसी क्या बात हो गई। हाँ कविता जी, क्या हुआ है, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं। राधा जी ने कविता जी के पास बैठते हुए पूछा। उनकी बात सुन के कविता जी रोने लगी। उन्हें रोता देख दोनों घबरा गए कि कोई बड़ी बात है। तब मनीष जी ने अविनाश जी के सामने हाथ जोड़े और उन्हें मुस्कान और उसकी चिट्ठी के बारे में सारी बात बताई। जब अविनाश जी और राधा जी ने उनकी बात सुनी तो उन्हें झटका लगा। ऐसे कैसे शादी छोड़ के चली गई वो। क्या ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी।
लेकिन मुस्कान तो आरव के साथ कितनी खुश नजर आ रही थी। फिर ये ऐसे घर से चले जाना, ये सब क्या है अग्रवाल जी? राधा जी लगभग थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली। आखिर वो एक माँ थी, उन्हें आरव की फिक्र होने लगी थी कि जब आरव को ये पता चलेगा तो वो क्या करेगा। अविनाश जी ने भी यही सवाल पूछा। मनीष जी ने बताया कि जब शादी तय हुई तब हमने उससे पूछा था, वो पहले शादी नहीं करना चाहती थी, कह रही थी कि किसी से प्यार करती है। हमने पूछा था कि किससे, पर उसने उस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन बाद में जब हमने फिर से पूछा आरव के बारे में तो उसने अपनी मर्जी से हाँ कहा था। हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी थी उसके साथ। फिर पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। देखिए, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? बारात ऐसे ही वापस नहीं जा सकती है, हमारी इज्जत का सवाल है। सब जगह नाम बदनाम होगा सो अलग, कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये शादी ऐसे अधूरी नहीं रह सकती। अविनाश जी की बात सुन के सब लोग सोच में पड़ गए कि अब इस परेशानी का हल कैसे निकाले। सब लोग इसी उलझन में थे कि अब आगे क्या किया जाए। बिना दुल्हन के बारात वापस जा नहीं सकती थी और मुस्कान शादी छोड़कर भाग गई थी। मुस्कान नहीं तो कोई और सही, किसी दूसरी लड़की को मुस्कान की जगह मंडप में बैठना होगा, जिससे शादी भी पूरी हो जाए और बदनामी भी ना हो। अविनाश जी ने अपना फैसला सुनाया। अरे पर ऐसे कैसे? किसी भी लड़की को हम अपनी बहू बना ले, और आखिर ये हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। हम ऐसे ही उसकी शादी किसी भी लड़की से नहीं करवा सकते। और जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी मुस्कान से नहीं किसी और से, राधा जी आरव के लिए अपनी फिक्र जताते हुए कह रही थी, उसे अभी कोई कुछ नहीं बताएगा। अविनाश जी की बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। अविनाश जी ने आगे कहना शुरू किया, वो अभी प्यार में है, मुस्कान से मिला धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें दिमाग से काम लेना होगा और हम उसकी शादी कोई ऐसी वैसी लड़की से नहीं करवाएंगे। हमें कोई अच्छी लड़की देखनी होगी, और वो भी जल्द से जल्द। अविनाश जी ने अपनी बात पूरी करी। इतने कम वक्त में अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी हमें? हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। राधा जी ने अपनी परेशानी बताई। उनकी बात तो सच ही थी। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, सारे मेहमान आ चुके थे। उधर मंडप में आरव अपनी दुल्हन का इंतजार करते हुए सारी रस्में कर रहा था। ऐसे में किसी लड़की को ढूंढना और शादी के लिए कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मनीष जी, जो कब से चुपचाप अविनाश और राधा जी की बातें सुन रहे थे, उन्हें उनकी बातों से पिया का ख्याल आया। वो कपूर फैमिली को अच्छी तरह से जानते थे। अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है, उस हिसाब से उन्हें पिया के लिए ये रिश्ता ठीक लगा। ऐसा नहीं था कि वो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए पिया की बलि दे रहे थे। वो जानते थे कि कपूर फैमिली बहुत अच्छी है, इनके परिवार के सभी लोग अच्छे दिल वाले हैं। पिया इनके साथ उनके घर में बहुत खुश रहेगी। सारी बातें सोचकर मनीष जी ने अविनाश जी के आगे अपना सुझाव बताया। मनीष जी की पूरी बात सुनकर अविनाश और राधा जी पिया को याद करने लगे। वैसे तो वो लोग पिया को ज्यादा जानते नहीं थे, पर 2-3 बार उनकी पिया से मुलाकात हो गई थी और उन्हें वो बहुत प्यारी लगी। अविनाश जी के मुंह से पिया के रिश्ते की बात सुनकर वो लोग सोच में पड़ गए। उन्हें सोचता हुआ देख मनीष जी ने कहा, देखिए मिस्टर कपूर, मैं जानता हूँ मेरी बेटी की वजह से आज ये सब हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए पिया भी मेरी बेटी जैसी ही है। जब से भाई साहब की मौत हुई है वो मेरे साथ रही है। मैंने उसे मुस्कान के जितना ही प्यार दिया है। मेरी एक बेटी ने आपको निराश किया है, लेकिन मेरी ये दूसरी बेटी आपको कभी निराश नहीं करेगी। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। अब आगे आप लोग जो भी ठीक समझे। मनीष जी की पूरी बात सुनकर पिया के लिए अविनाश जी और राधा जी का विश्वास बढ़ गया। हमने पिया को देखा है, 1-2 बार मुलाकात भी हुई है उससे। बहुत प्यारी बच्ची है, सबका ख्याल रखती है। आरव के लिए इससे अच्छी लड़की हमें और कहीं नहीं मिलेगी। तुम क्या कहती हो राधा? अविनाश जी ने अपनी बात कही। प्रिया मुझे भी पसंद है, लेकिन क्या वो आरव से शादी के लिए मानेगी? और जब आरव ये सब जानेगा तो वो क्या करेगा? उसका गुस्सा आप जानते हैं ना? राधा जी परेशान होते हुए बोली। आरव की फिक्र आप ना करें, हम उसे समझाएंगे, वो हमारी बात नहीं टालेगा। पर इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें पिया से बात करनी होगी। अविनाश जी ने कहा, पिया उन्हें पसंद है। ये बात सुनकर
मनीष जी बहुत खुश हुए, लेकिन कविता जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो कब से बस चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। आखिर क्या कहती वो? गलती उनकी लाडली बेटी की जो थी। तभी पिया कमरे के अंदर आई। अंदर सबको देखकर वो वहीं खड़ी रही। चाचा जी, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। रूम में मुस्कान को ना देख और वहां सबको परेशान करा देख पिया को। अंदाजा हो गया कि कुछ तो हुआ है। मनीष जी ने पिया को सारी बातें बताई कि मुस्कान शादी छोड़कर चली गई। जब पिया ने बात सुनी तो वो भी परेशान ही हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या कहे। मनीष जी पिया के पास गए और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, पिया बेटा, आज मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। पिया तुरंत कहने लगी, ये क्या कह रहे हो आप चाचा जी? आपने मुझे बड़ा किया, अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। आप ऐसे विनती जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। बस आप हुक्म कीजिए। क्या तुम आज मुस्कान की जगह मंडप में बैठकर ये शादी करोगी? अविनाश जी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले। उनकी बात सुनकर पिया को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपना हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई। उसका मन किया कि वो सीधे मना कर दे और वहां से चली जाए। आखिर ऐसे कैसे वो एक अजनबी से शादी कर सकती थी? लेकिन अपने चाचा जी के प्यार की वजह से वो वहीं खड़ी रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। जब मनीष जी ने पिया को ऐसे ही शांत खड़े देखा तो फिर पूछा, क्या हुआ पिया? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? देखो बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम हमें बता सकती हो और मना कर सकती हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारे मन में जो भी है बेझिझक बोलो। बेटा, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। दादाजी ने पिया की झिझक कम करने के लिए कहा, मैं कह रही थी कि मैं ऐसे कैसे हाँ कह दूं। मैं तो लड़के को जानती तक नहीं, और वो तो मुस्कान से प्यार करता है ना, तो वो मुझसे शादी क्यों करेगा? पिया ने अपनी बात कही। हम उसे ये सारी बातें शादी के बाद बताने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त उसे ये सब बताना ठीक नहीं है। वो टूट जाएगा। अविनाश जी ने पिया की बात सुनकर कहा, क्या इसका मतलब यहाँ जो हुआ उस बात का उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं है? ये तो गलत है ना, उनका दिल टूट जाएगा। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। पिया ने आरव की फिक्र करते हुए कहा। पिया आरव की फिक्र कर रही थी। वो जानती थी कि आरव कभी इस शादी के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो भी किसी अनजान लड़की से शादी के लिए नहीं मानेगा। पिया खुद भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने चाचा से बहुत प्यार करती थी और उन्हें मना नहीं कर सकती थी। हम जानते हैं ये गलत है, लेकिन हम अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं। अगर उसे सच्चाई का पता चला तो वो कभी किसी से शादी नहीं करेगा और घुट-घुट कर जिएगा। हम अपने बच्चे की जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने दे सकते, और उसने बहुत मेहनत से कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अगर शादी नहीं हुई आज तो ना जाने वो कैसी कैसी बातें बनेगी और कंपनी को बहुत नुकसान होगा। पिया की बात सुनकर राधा जी ने अपनी बात कही। हमने तुम्हें देखा है बेटा, और बहुत सी बातें सुनी है। हमारी बेटी को तुमसे अच्छी जीवन साथी और हमें तुमसे प्यारी बहू कोई और नहीं मिल सकती, और हम वादा करते हैं तुम्हें हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। हम सब तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या? अविनाश जी अपनी बात कहते हुए रुक गए। शायद वो पिया को सोचने का वक्त देना चाहते थे। पिया सबकी बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी। किसी अजनबी से शादी करके जिंदगी उसके साथ बिताना और एक नए परिवार, नए माहौल में जाना, ये सब सोच पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पिया मना करना चाह रही थी, लेकिन अपने चाचा जी जो उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, उन्हें देखकर वो मना नहीं कर पा रही थी। आखिरकार बहुत सोचकर उसने शादी के लिए हाँ कह दिया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। पिया का जवाब सुनकर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, सिवाय कविता जी के। मनीष जी ने शादी का जोड़ा कविता जी को देते हुए कहा, कविता, ये लो पिया को दे दो और तैयार होने में उसकी मदद करो। कविता जी उनकी बात मानकर वो जोड़ा लेकर कमरे से बाहर चली गई। मेरी बेटी के हिस्से की खुशियाँ आज इस पिया को मिलने जा रही है। सोचा था कपूर फैमिली में शादी होगी तो अब मुस्कान रानी बनकर रहेगी और राज करेगी।
लेकिन सब उल्टा हो गया और अब मेरी बेटी की जगह पिया रानी बनने चली है। पता नहीं ऐसी क्या बात आन पड़ी जो मुस्कान घर छोड़ दी। एक बार सामने आ जाए उसकी खैर नहीं है। यही सब मन में बड़बड़ाते हुए कविता जी पिया के कमरे में गई और उसे जोड़ा देकर जल्द से जल्द तैयार होने के लिए बोल दिया। पिया का कमरा। पिया उस शादी के जोड़े को देख रही थी। कल तक वो अपनी दुनिया में मजे से जी रही थी वो, और आज उसकी शादी है, वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जिसे उसने कभी नहीं देखा। वो अपनी किस्मत को समझ नहीं पा रही थी कि उसे अच्छा कहे या बुरा। हे भगवान जी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन मैं चाचा जी को दुखी नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। आज जब वो मुसीबत में हैं और मेरी मदद चाहते हैं तो मैं अपने मतलब के लिए कैसे उन्हें मना कर दूं? मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। बस इसलिए मुझे ये शादी करनी ही होगी। आगे जो होगा सो होगा। इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई पिया आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी और अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। मम्मी पापा, आप दोनों क्यों मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। अगर आज आप लोग होते तो मैं अकेली नहीं होती। हाँ, मैं जानती हूँ चाचा जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती जिससे मेरी शादी हो रही है। मैंने उसे देखा तक नहीं। सारी जिंदगी कैसे रह पाऊंगी उस इंसान के साथ? लेकिन मैं चाचा जी को दुखी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि अगर मैं उन्हें मना कर दूँ तो भी वो बिना किसी नाराजगी के मेरी बात मान लेंगे। लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए चाचा जी को तकलीफ नहीं दे सकती। अगर मैं ये शादी नहीं करूंगी तो उनकी इतने बरसों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत रोना आ रहा था। मुझे माफ कर दीजिएगा फ्यूचर हस्बैंड जी। मैं जानती हूँ कि आपके साथ बहुत गलत होने जा रहा है। ये मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत है। पिया इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो राधा जी थी जो पिया से मिलने आई थी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या तुम रो रही थी? तुम इस शादी से खुश नहीं दिख रही। राधा जी ने जब पिया की नम आंखें देखी तो वो उसके पास गई। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी तो आज नहीं तो कल होनी ही थी। शायद मेरी किस्मत में मेरी शादी ऐसी ही आज लिखी हो। अगर भगवान जी चाहते हैं कि मेरी शादी आज हो, आपके घर में हो, तो वही सही। पिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? दादाजी ने पूछा। वो बस कुछ नहीं, वो माँ की बहुत याद आ रही थी। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। आज मम्मी पापा यहाँ होते तो। बोलते हुए पिया की आंखें फिर से नम होने लगी। दादाजी उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाई। वो पिया का दर्द समझ रही थी। माँ बाप के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, ये बात वो जानते थे। अरे ऐसे रोते नहीं है। और देखो, अगर तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखेंगे तुम्हें बहुत दुख होगा। और किसने कहा कि तुम अकेली हो? हम सब हैं तुम्हारे साथ। आज से हम तुम्हारा परिवार है। और हाँ, ये मुझे आंटी आंटी मत बोला करो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आई बात समझ में? राधा जी बहुत प्यार से पिया को समझाया। उनकी बात सुनकर पिया को बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो उनके गले लग गई। चलो अब रोना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरा बेटा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर ज्यादा इंतजार करवाया तो मंडप से उठकर आ जाएगा और उठाकर ले जाएगा। उसका गुस्सा तुम जानती नहीं हो। ये बोलकर राधा जी हंसने लगी। उनकी बात सुनकर पिया भी मुस्कुराने लगी। लेकिन मन में तो, लेकिन वो मेरा नहीं, अपनी दुल्हन मुस्कान का इंतजार कर रहे हैं। खैर, अपने ख्यालों को बंद कर वो तैयार होने लगी। राधा जी बाहर चली गई। मनीष जी भी पिया से मिलने आए थे, लेकिन राधा जी को पिया के साथ देखकर बाहर ही रुक गए। उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो राधा जी की बातें सुनकर बहुत खुश थे। उन्हें यकीन हो गया था कि पिया का रिश्ता इनके साथ करके उन्होंने कोई गलती नहीं की। पिया को भी अब अपना परिवार मिलेगा जो उसका बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि उनके घर में कविता जी और मुस्कान का पिया के प्रति रूखापन भली भांति जानते थे।
मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मैंने जो आज किया उसमें मेरा हम सबका स्वार्थ था। लेकिन यकीन मानिए पिया उस घर में बहुत खुश रहेगी। जो प्यार मैं उसे इस घर में नहीं दे सका, पिया को उसके हिस्से की खुशियाँ जरूर मिलेगी। मनीष जी अपने बड़े भाई और पिया के पापा संजय जी को याद करते हुए ये सब सोच रहे थे। उन्हें याद करते हुए उनकी भी आंखें नम हो गईं। सब लोग दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। पिया अपने कमरे में थी, वो तैयार हो चुकी थी। शादी के लाल जोड़े के साथ अच्छे से बंदी बाल और बस हल्का सा मेकअप। सुंदर तो वो थी ही, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लग रही थी। कोई उसे एक बार देख ले तो अपनी नजरें ही ना हटा पाए। भले ही वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसे तो अपना चेहरा नहीं दिखाना था। खैर वो तैयार तो हो गई, लेकिन उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। वो सब कुछ बिना मन के कर रही थी। कविता जी और मनीष जी पिया के रूम में आए। मनीष जी ने जब पिया को देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। तुम तो एकदम राजकुमारी जैसी लग रही हो पिया, आज तुम्हारी शादी है, देखना तुम, अब से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। मनीष जी पिया को भी अपनी बेटी मानते थे, इसलिए आज वो उसे दुल्हन बना देख भावुक हो गए थे। पिया बस उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, ताकि उसके चाचा को ये ना लगे कि पिया जबरदस्ती राजी हुई है। अब नीचे चले, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। कविता जी ने बिना किसी भाव के कहा। आरव शादी के मंडप में बैठा था, बाकी सब लोग भी मंडप के पास ही थे। आरव ने जब दुल्हन को घूंघट ओढ़े देखा तो वो कंफ्यूज हो गया, या यूं कहे कि वो अपनी दुल्हन का चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहा था। ये मुस्कान ने इतना लंबा घूंघट क्यों ओढ़ रखा है, उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। आरव ने फुसफुसाते हुए अपने पीछे खड़े राज से कहा। राज और आरव बचपन के दोस्त हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो नाम से तो दोस्त थे, लेकिन उनके बीच का प्यार सगे भाइयों से भी बढ़कर था। राज के पापा अविनाश जी के साथ ही काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके थोड़े दिन बाद राज की माँ भी एक बीमारी की वजह से चल बसी। राज बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो हॉस्टल जाना चाहता था, लेकिन भला आरव उसे अपने से दूर कैसे भेज सकता था, और तब से वो आरव और उसके परिवार के साथ ही रहता है। अविनाश जी और राधा जी राज को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं, कभी उसे पराया नहीं समझा। जब राज ने आरव की बात सुनी तो वो उसे चिढ़ाने लगा, सीधे सीधे बोलना, भाभी का चेहरा देखने के लिए मरे जा रहा है तू। राज ये बोलकर हंसने लगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं आरव को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्या वो कर रहा है, सब समझ आ रहा है भाई, तेरा चेहरा सब बता रहा है। और राज फिर से हंसने लगा। चुप रहो तुम दोनों, ये एक रस्म है, दुल्हन पूरी शादी के वक्त अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, तो अब तुम दोनों शांत रहो। राधा जी ने असल बात छुपाने के लिए दोनों के आगे रस्म का बहाना बना दिया था। अरे यार, क्या सब पुरानी रस्म है, भला ये क्या बात हुई, मैं अपनी दुल्हन का चेहरा भी नहीं देख सकता। आरब बेचारा दुखी हो गया इस बात से। अरे मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहा है, बस कुछ ही देर की तो बात है, उसके बाद तो पूरी जिंदगी भाभी को ही देखना है तुझे, सब्र कर ले। राज ने अपनी हंसी रोककर आरब को समझाया। पिया मंडप में आकर आरब के बाजू में बैठ गई। रस्में शुरू हुई। पिया बाहर से भले ही एकदम नॉर्मल दिख रही हो, लेकिन अंदर से वो बहुत घबराई हुई थी। उसकी शादी हो रही थी ऐसे लड़के से जिसका उसने चेहरा भी नहीं देखा। रस्म के दौरान पिया के हाथ कांप रहे थे। आरब ये बात नोटिस कर रहा था तो उसने पिया को अपने हाथ का सहारा देते हुए हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। आरब का स्पर्श महसूस होते ही पिया की धड़कनें तेज हो गई। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन उसने खुद पे काबू किया और शादी की रस्म करने लगी। विवाह संपन्न हुआ। जब पंडित जी के मुंह से ये वाक्य निकला तो सब लोग बहुत खुश हो गए और जोर जोर से ढोल बजने लगे। आरब भी खुश था, लेकिन पिया, उसकी आंखों से तो लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन घूंघट की वजह से किसी को वो नजर नहीं आ रहे थे। अनजाने में ही सही, लेकिन अब आरब ने भी पिया के साथ हमेशा हर घड़ी उसका साथ निभाने की कस्में खा ली थी। अब देखना ये है कि क्या वो इन कस्मों को
सारा सच में जानने के बाद निभा पाएगा या नहीं। कभी कभी जिंदगी के कुछ फैसले हमारे हाथों में नहीं होते। पता नहीं जिंदगी हमें कब कहाँ किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दे, और फैसले लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। उस वक्त बेहतर यही है कि सब कुछ समय पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो तो एक दिन होना ही है, लेकिन उस वक्त को कैसे संभालना है वो तो हमारे हाथों में ही है। पिया भी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। पिया अपनी जगह सही थी। उसने अपने परिवार की इज्जत के लिए ये शादी करी थी। उसने जो किया वो शायद ही कोई कर पाए, लेकिन आरब के बारे में सोचकर वो बहुत दुखी थी। वो अच्छे से जानती थी कि आरब उसे कभी नहीं अपनाएगा, वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा। भले ही उसका परिवार उससे बहुत प्यार करे, लेकिन अगर उसका पति ही उससे नफरत करेगा तो वो कैसे खुश रह सकती है। पिया भले ही इतने सालों से अकेली रही हो, पर उसने अपने लिए बहुत सारे सपने देखे थे। उसकी लाइफ में भी कोई प्यारा सा राजकुमार आएगा जो उसे इस अकेलेपन से दूर ले जाएगा और उससे बहुत प्यार करेगा। फिर उसकी शादी होगी और वो अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहेगी। लेकिन आज पिया के ये सपने भी टूट चुके थे। उसने मान लिया था कि जब उसके सपनों का राजकुमार कभी नहीं आएगा। पिया और आरब की शादी हो चुकी थी। सब लोग बहुत खुश थे, बस पिया को छोड़कर। कविता जी कुछ ज्यादा खुश तो नहीं थी, पर पिया की वजह से आज उनकी इज्जत बच गई थी, इसलिए वो भी शांत थी। लेकिन राधा जी अब चिंतित थी। वो सोच रही थी कि अब शादी तो हो गई, पर आरब को सब कैसे बताए। अब ये तो तय था कि अभी वो उसे कुछ बताने वाले नहीं थे, वरना सबके सामने हंगामा हो जाता। शादी के बाद जब आरब पिया मंडप से खड़े हुए तो आरब चिल्लाया, अरे मेरे जूते कहाँ गए? लगता है जूते चुराने वाली रस्म के लिए किसी ने चुरा लिए। जेब खाली करने के लिए तैयार हो जा भाई, राज ने अंदाजा लगाते हुए कहा। लेकिन मुस्कान का तो कोई भाई बहन नहीं है। अरे हाँ, वो एक लड़की थी तो सही, उसके बड़े पापा की लड़की। मुस्कान ने बताया था उसके बारे में। क्या नाम था? कुछ पता नहीं होगा। होगा कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, वो तो शादी में भी नहीं। तो फिर मेरे जूते कहाँ गए? आरब पिया के बारे में बोल रहा था, पर उसे उसका याद नहीं था, नहीं कभी मिला था। उसने बस मुस्कान से सुना था। पिया ने आरब के मुंह से अपने बारे में सुना तो वो सोच में पड़ गई कि मुस्कान ने उसके बारे में क्या बताया होगा। आपके जूते मेरे पास है भाई, पर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, नेक तो देना पड़ेगा। एक लड़की अपने कमर पे हाथ रखे खड़ी ये सब बोल रही थी। इस लड़की का नाम साक्षी, साक्षी कपूर। ये आरब की छोटी बहन है और पूरे कपूर फैमिली में सबकी लाडली है। ये 19 साल की है, जो कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही है, और वो शैतानी करने में भी सबसे आगे है। तुम क्या पगला गई हो साक्षी? तुम मेरी बहन हो तो तुम्हें मेरी साइड होना चाहिए ना। ये तुमने मेरे जूते क्यों चुराए? आरब साक्षी की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया था। हाँ साक्षी, ये क्या मस्ती है तुम्हारी? चलो अब आरब को परेशान मत करो, राधा जी ने साक्षी को डांटते हुए कहा। अरे मैंने क्या किया? अब भाभी का तो कोई भाई बहन है नहीं यहाँ जो ये रस्म करे, और वैसे भी अब तो मैं भी भाभी की छोटी बहन जैसी हूँ ना, तो इसलिए ये सब मैंने कर दी। मैंने कुछ गलत किया क्या पापा? साक्षी मासूम सी शक्ल बनाकर अपने पापा को देखने लगी। और अविनाश जी तो वो पहले से ही लाडली थी, इसलिए वो तो उसकी साइड लेंगे ना। अरे नहीं साक्षी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने तो बिल्कुल सही किया, वरना ये रस्म तो अधूरी रह जाती। राधा, अब आप मेरी बच्ची को डांटना बंद कीजिए। अविनाश जी तो हमेशा की तरह साक्षी की तरफ से बोले। अरे ये क्या पापा, आप हर बार इस ड्रामा क्वीन की साइड क्यों लेते हो? आरब चिढ़ गया। साक्षी भी आरब को देखकर मुंह बनाकर उसे चिढ़ाने लगी। तो भाई अब लाओ मेरा नेक, मैं भी साक्षी के साथ हूँ, क्योंकि अब तो मैं भी भाभी का भाई जैसा हूँ ना। तो भाई तू जो भी दे डबल देना पड़ेगा। राज ने बीच में बोला। क्या अब तू भी इसकी साइड हो गया? आरब राज को देख मुंह बनाने लगा। देखो भाई, आप चाहे कितने भी मुंह बना लो, लेकिन राज भाई तो हमेशा से ही मेरी साइड लेते हैं, क्योंकि वो आपकी तरह खड़ूस नहीं है। साक्षी तो आरब को चिढ़ा रही थी,
लेकिन उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगे। आरब साक्षी को घूर के देखने लगा तो वो चुप हो गए। आखिर आरब ने साक्षी और राज को नेक के पैसे दिए और उसे अपने जूते मिल गए। इन लोगों की नोक-झोंक से माहौल खुशनुमा हो गया था। पिया भी छोटे बच्चों जैसी नोक-झोंक सुन के मुस्कुरा रही थी। अब वक्त आ गया था पिया की विदाई का। मनीष जी खुद को रोक नहीं पा रहे थे और पिया को भी उन्हें देख रोना आ रहा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा के जाने के बाद एक उसके चाचा ही थे जो उसके सबसे करीब थे। पिया को रोना तो वैसे भी आ रहा था और विदाई के समय वो खुद को रोक भी नहीं पाई और रोने लगी। अब तो तुम अपना ये घूंघट हटा सकती हो ना, अब तो शादी भी हो गई। आरव ने उत्सुकता से पिया को कहा। उसकी बात सुन सब परेशान हो गए। नहीं नहीं, वो अभी घूंघट नहीं हटा सकते। घर जाके एक रस्म होगी, उसके बाद ही चेहरा देख सकते हैं। राधा जी ने बात संभालते हुए कहा। आरव अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। कपूर मेंशन रात के 11 बजे बारात वापस आ चुकी थी। बड़े अच्छे से पिया का गृह प्रवेश हुआ। अब लगभग सारे मेहमान जा चुके थे, बस कुछ घर के लोग ही बचे थे। अब वक्त आ चुका था जब आरब को सारी सच्चाई बतानी थी। सभी मेहमान जा चुके थे, अब बस घर के ही लोग बचे थे। सारी रस्में भी खत्म हो चुकी थी। अविनाश जी और राधा जी सोच में थे कि आरब को सब कैसे बताए, कहाँ से शुरू करे। तभी आरब बोलता है, तो अब सारी रस्में खत्म हो गई हो तो क्या ये अपना इतना बड़ा घूंघट हटा सकती हैं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और इसे क्या हुआ है? इतने घंटे से मेरे साथ है पर कुछ बात ही नहीं कर रही है। नाराज है क्या? पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है यार। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी गूंगी लड़की से शादी कर ली हो। इतना बोलकर आरब जोर जोर से हंसने लगा। अरे भाभी, अब आप इस पागल को अपना मुंह दिखाई दो, वरना ये ऐसे ही बकवास जोक मारता रहेगा। राज ने भी आरब का साथ दिया। हाँ भाभी, और हम भी देखना चाहते हैं कि आप इतने प्यारे लहंगे में कैसी लग रही हो। वैसे भी लगता है भाई का तो तरफ तरफ की बुरा हाल हो गया है आपको देखने के लिए। साक्षी आरब को चिढ़ाने लगी। आरब उसकी बात सुन मुंह बनाने लगा। प्रिया उन सब की बातें सुन बहुत घबरा रही थी। उसे अब बहुत डर लग रहा था कि अब तक जो लोग उससे इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, पता नहीं उसका चेहरा देखने के बाद सब क्या कहेंगे।